नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू के शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एएमयू के योगदान की तारीफ की और बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उर्दू, अरबी और फारसी भाषा समेत इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च एएमयू में होती है वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए और सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर खास जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है और साथ ही साथ उन्होंने समाज में वैचारिक मतभेद का जिक्र किया, लेकिन कहा कि जब बात राष्ट्र के लक्ष्य के प्राप्ति की हो तो सभी मतभेद को किनारे रख देने चाहिए। उन्होंने कहा सियासत अपनी जगह है, लेकिन सियासत सिर्फ समाज का एक हिस्सा भर होता है, लेकिन सियासत सत्ता से अलग देश का समाज होता है। जैसे में देश में समाज को बढ़ाने के लिए हमें यानी कि सरकारों को काम करते रहना चाहिए। तो आज समझेंगे अपने कार्यक्रम में एएमयू के 100 साल के सफर को और साथ ही साथ किस तरीके से शिक्षा के जरिए जो उस वक्त मंसूबा था, जो उस वक्त लक्ष्य तय किया गया था, जो उस वक्त निगाहें थी, वो अब तक कितनी पूरी हुई हैं, वो सपने किस तरीके से पूरे हुए हैं और ऐसे में सरकारों का रोल और उसका सपोर्ट किस तरीके से उस दिशा में एएमयू को और साथ ही साथ इस तरीके के शिक्षा संस्थानों को मजबूती देते रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब हैं, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सर, आपका स्वागत है। नजमा अख्तर जी हैं हमारे साथ, वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया से। आपका स्वागत है मैम। और हर्षित मिश्रा हमारे साथ हैं, एजुकेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट हैं, नीति आयोग से। आपका भी हर्षित बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब करना चाहूँगा और मुबारकबाद के साथ 100 साल के सफ़र को पूरा किया है एएमयू ने और जिस तरीके से ये सफ़र रहा है, एक लंबा रास्ता भी तय करना है, मंजिलें बहुत सी हैं, लेकिन जिस तरीके के सपनों के साथ एएमयू को शिक्षा जगत में खास तौर पर सामाजिक बदलाव और समाज में मजबूती शिक्षा के जरिए लाने की जो सपने को देखा गया था, बुना गया था, उसे आज किस तरीके से आप देखते हैं और कितना उसे हम पूरा कर पाए हैं? सर सैयद खान साहब ने एस्टैब्लिश किया था तब मुस्लिम्स की पूरा थॉट प्रोसेस जो था मेडिवल टाइम, तो इसको उन्होंने जो है डायरेक्शन इसका ये दिया कि भाई ऐसा है कि जब तक मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे और साइंटिफिक एजुकेशन नहीं लेंगे और साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप नहीं होगा तो इसमें जो है ये पीछे रह जाएंगे सब। तो ये बहुत मुश्किल काम था। उसका रीज़न ये है कि 1857 में म्यूटिनी हुई थी। तो मुस्लिम्स जो थे वो अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ थे और इंग्लिश लैंग्वेज के भी खिलाफ थे, इंग्लिश कल्चर के भी खिलाफ थे, हिंदूज भी खिलाफ थे, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा खिलाफ थे। तो ये काम करना और ये कोशिश करना जो है बहुत मुश्किल काम था, ये आसान काम नहीं था प्रोसेस को चेंज करना। और इसके लिए जो बहुत से एलिमेंट्स थे उन्होंने सर सैयद अहमद खान को विलीफाई भी किया, उनको क्रिटिसाइज भी किया। तो लेकिन इस सब के बावजूद ये उन्होंने थॉट प्रोसेस चेंज किया। तो ये थॉट प्रोसेस चेंज इस वजह से हुआ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और सिंसियरिटी दिखाई और कन्विक्शन दिखाया जी। उसके बाद जो है उसी कॉलेज से फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी 1920 में बाय एन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके एक्ट से बनी और इसका गैजेट नोटिफिकेशन 1 दिसंबर 1920 को हुआ। अब जो है देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 साल में जो है बहुत काम किए, कई काम बड़े किए। एक तो उसका रोल था फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ के अलुमनाई जो थे उन्होंने महात्मा गांधी का कॉल पे
फ्रीडम मूवमेंट में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, 1920s में भी किया, बाद में भी किया। उसके अलावा जो है वुमेन एजुकेशन में बहुत पायनियरिंग रोल प्ले किया है यूनिवर्सिटी। क्योंकि उस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था मुस्लिम फैमिलीज के लोग कि लड़कियों को जो है वो कॉलेज में भेजें। बिल्कुल तारिक साहब, ये जो 2 पॉइंट आपने कहा, मैं इस पर थोड़ा सा चाहूंगा। जो पहला पॉइंट आपने कहा कि जिस वक्त एएमयू की स्थापना हुई, और नजमा जी क्योंकि आपका अनुभव एएमयू के साथ भी रहा है और इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से जो साइंटिफिक अप्रोच की बात, जो मकसद था, और शिक्षित करना अल्पसंख्यक समाज को और उसको बराबरी पर दूसरे समाजों के साथ खड़ा करना, और वो भी साइंटिफिक नेचर के साथ, उस सोच के साथ में, ये कितना बड़ा चैलेंज उस वक्त में था, और इसे किस तरीके से एक्सेप्ट किया है सोसाइटी ने, और उसका रिफ्लेक्शन बदलाव के तौर पर आज कैसे नजर आता है? जिस जमाने में एएमयू की शक्ल बननी शुरू हुई थी और अल्टीमेटली वो 1920 में यूनिवर्सिटी बना, उसके बीच में बिल्कुल ही हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को, पर्टिकुलरली मुस्लिम इंडियंस को पढ़ाई का ज़्यादा शौक नहीं था, ज़्यादा उसके एप्रिसिएशन ही नहीं था, और लड़कियों की पढ़ाई का तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी ने बन के खाली ये दिस वाज नेवर मेड ओनली फॉर मुस्लिम्स, इसके अंदर तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी एक साथ पढ़ते रहे हैं, मगर पढ़ने का एक इदारा तो बन गया। अलीगढ़ जैसे एरिया में के आसपास भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसी शक्ल या नहीं थी, तो यूनिवर्सिटी के बनने से वहाँ हर एक आदमी को फायदा हुआ और उसमें लोग अपने पढ़ने आने लगे। ये इनिशियली पहले दूसरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, इसका कॉलेज जो था, बट अपने आप जब यूनिवर्सिटी बन गया तो बहुत सबको ही बेनिफिट हुआ उससे। उसने अट्रैक्ट किया लोगों को कि आके आप पढ़िए, और पढ़िए ही नहीं बल्कि साइंटिफिक नॉलेज गेन कीजिए, और उसके साथ साथ किसी काम को करने के काबिल बनिए, ना सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत में काम कीजिए बल्कि अपना काम भी कर सके। तो क्योंकि इन जनरल उस वक्त इंडियंस जो थे वो पढ़े हुए नहीं थे और ना ही पढ़ने के लिए इंक्लाइंड थे। तो इसके बाद थोड़े दिन के बाद लड़कियों के लिए भी आना शुरू हुआ, और लड़कियों की जब मांग आई थोड़ी बहुत, तब सर सैयद के इसी इदारे में, इसी इंस्टीट्यूशन में एक और कॉलेज आया जो वुमेन्स कॉलेज के नाम से है, और वो पूरा लड़कियों का ही है, और आज भी एक बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर लोग गांव से, दूर दूर के कोनों से अपनी बेटियों को भरोसा करके भेज देते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब आई तो ये पहली बार इंडिया में एक रेजिडेंशियल कैरेक्टर लेके आई। जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जहां आपके घर के पास नहीं है अगर पढ़ाई, तो आप वहां से आइए और हॉस्टल में रहिए। तो ये भी एक नई चीज थी जिससे कि लोगों को पढ़ाई की तरफ और साइंटिफिक पढ़ाई, खासतौर से साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ बढ़ने का मौका मिला है और इनिशिएटिव मिला है। हर्षित, अब सवाल ये खड़ा होता है कि कई बार जब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक किसी समाज, किसी एक वर्ग को लेकर कि वहाँ पर उस तरह की अप्रोच नहीं है, लेकिन एएमयू जैसा मॉडल या फिर इस तरीके के संस्थानों की अप्रोच और उसके साथ सरकारों के साथ कदमताल जो सहयोग का है, वो शायद कहीं ना कहीं बताता है कि मौके अगर आप सामने रखेंगे, परोसेंगे, तो यूथ, कोई भी सोसाइटी या समाज उसे एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से ढालता है, और जो बराबरी का दूसरा दर्जा है या फिर जो दुनिया दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहती है साइंटिफिक अप्रोच के साथ, उसके साथ वो खुद को खड़ा करना चाहता है। जी, सबसे पहले तारिक साहब और पूरे एएमयू परिवार को एएमयू के 100 शानदार वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसे ही देश और पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। साचान साहब, जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मुझे लग रहा है कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन था, वो उद्बोधन अपने मायने में एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही शानदार उद्बोधन था। उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा से सशक्तिकरण की बात पर बल दिया है, मैं यहां उस बात को बताना चाहूंगा कि आप, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में पूछा
कि कोई विशेष धर्म, कोई विशेष जाति, तो आप एक देश के अंदर यदि काम कर रहे हैं हो और आप चाहे किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय, व्यवसाय, किसी भी चीज को आप बिलोंग करते हो, लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे लोग पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा शिक्षा जगत, भारतीय शिक्षा जगत की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो हम देश के एजुकेशन सिनारियो की बात करते हैं, तो हम लगभग 32 करोड़ लोगों की बात कर रहे होते हैं। लगभग 30 करोड़ के आसपास जो है हमारा एनरोलमेंट है, अगर मैं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की बात करूं, और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास फैकल्टी और 50 लाख के आसपास नॉन फैकल्टी, तो लगभग 31-32 करोड़ लोगों की बात हम कर रहे होते हैं जो भारत के शिक्षा जगत को बनाता है। और लगभग 32 करोड़ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी आबादी है। तो इसका मतलब अगर देश को आगे बढ़ना है तो आपको ये जो 32 करोड़ की जो मानव संसाधन है, पूरा का पूरा मानव संसाधन, जिसमें स्कूली विद्यालय हैं, जिसमें हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, जिसमें रिसर्च की संस्थाएं हैं, इन सबको एक नेशनल ऑब्जेक्टिव, एक नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ना ही होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो हमें शिक्षा को एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। और यहां पर मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें बिल्कुल इस बात का संदेश देती है, हमें बिल्कुल इस बात की अनुशंसा देती है कि अगले 20 वर्ष में देश को कहां बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, और देश की संस्थाएं किस तरह से काम करेंगी ताकि एक सशक्त भारत के लक्ष्य को हासिल किया जाए। नजमा जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम, आप ही ने जो कहा और जैसे कंसूर साहब ने कहा कि एएमयू की जब स्थापना हुई तो अल्पसंख्यक समाज में एक महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक अलग तरीके की अप्रोच, एक सोच हुआ करती थी। किस तरीके से शिक्षा ने महिलाओं को मजबूत किया है, उनके अधिकारों को लेकर जो संविधान में दिए गए हैं, और साथ ही साथ बराबरी के मौके हमारे सामने आज उन महिलाओं को भी नजर आते हैं जो कि एक पुरुष के लिए हमारे सामने होते हैं। जब पुरुष शिक्षित होंगे और आगे की सोचने के काबिल होंगे तो वो जरूर महिलाओं के लिए सोचेंगे। ऐसा सोच के ही सर सैयद ने बनाया था, पढ़ाई को शुरू किया था। इनिशियली अगर वो दोनों को, लड़के लड़कियों को दोनों के लिए पढ़ाई के लिए बना देते तो फिर बहुत अपोजिशन हो जाता। और जब एक काफी जनरेशंस ऑफ बॉयज वहां से गुजर चुके, पढ़ चुके और आगे की सोचने लगे, तब लड़कियों की शिक्षा वहां शुरू हुई। और जिस लेवल से शुरू हुई थी उस वक्त लड़कियों के लिए यही सोचा जाता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लें घर पे ही और उसके बाद शादी वादी ही होनी है और कुछ काम नहीं करना। लड़कियों की शिक्षा को इसलिए जरूरी नहीं था कि उसके साथ जुड़ने वाली नौकरी या जॉब ओरिएंटेड होने के लिए या कमाने की काबिलियत आएगी लड़की में तो वो कुछ घर के लिए, कुछ देश के लिए कुछ कर पाएगी, ऐसी सोच नहीं थी। मगर देखते देखते, हम सबके ही देखते देखते ये इतना बदला है कि इस वक्त हमारे देश की लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं वो इमेजिन भी करना थोड़े थोड़े दिन पे बहुत तेज जा रहा है ये जो है। मैं खुद भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, मैंने भी वहां से पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सारी मुबारकबाद जो मिल रही है तारिक साहब को, उसमें हिस्सा बटा रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी, मेरी यूनिवर्सिटी भी थी वो। बट जिस दिन की यूनिवर्सिटी 1920 में एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में आई, यानी अंग्रेजी शासन ने उसको यूनिवर्सिटी की तरह रखा, बनाया, उस दिन हमारी यूनिवर्सिटी उसमें से निकल के और एक अलग यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर बनाने के लिए गई। तो हम इनसे इतने छोटे हैं कि जिस दिन ये यूनिवर्सिटी बने उस दिन हम यूनिवर्सिटी बनने के लिए एक दूसरा हिस्सा गए। ऐसे ही आगे आगे बढ़ेगा ये जो है, एक दूसरे से सीख के और आगे, क्योंकि जैसे आज के दिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी न सिर्फ अलीगढ़ के अंदर है बल्कि 3 कोनों में और है, बिहार में और मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में भी एग्जिस्ट कर। तो ये चीजें बढ़ती ही रहेंगी। लड़कियों की शिक्षा को सिर्फ इतना कहूंगी कि क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में या और दूसरी में जहां भी आप देखें, सब जगह लड़कियां जो है जिनको मौका मिल रहा है आने का, निकल के आने का और आगे पढ़ने का। और एक रफली रिसर्चर्स ने कहा है कि 12th पार कर गई अगर वो,
तो उसके बाद वो आगे तक उनको फिर रुकना मुश्किल होता है। और प्रैक्टिकली हर ही जगह वो टॉप कर रही हैं। और अभी रिसेंटली एक डीएसटी का आया है गति के नाम से। जी जी। तो वो स्टेम के लिए लड़कियां स्टेम में ज्यादातर साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, मैथ्स और मेडिसिन की तरफ जाएं, इसके लिए है। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी लिया है, उसको एक्सेप्ट किया है और इसके बहुत फायदा होगा। इसके बिल्कुल, बहुत अतिरिक्त बेहतर कदम है इस तरीके से। और मंसूर साहब, क्योंकि जब कई बार ऐसा कहा जाता है और शायद ये हकीकत भी है, और पीएम ने इसका जिक्र भी किया कि भले ही समाज या अलग अलग समाजों के बीच में वैचारिक मतभेद नजर आते हों, लेकिन उन मतभेदों से अलग समाज का विकास और उस विकास में शिक्षा की महत्ता, ये किस तरीके से इसे आप देखते हैं? और जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो वहां पर राजनीति से अलग होनी चाहिए और शिक्षा, जैसा कि कहा हर्षित ने कि हम समग्र शिक्षा की बात करें और सभी लोगों के शिक्षा की बात करें जो इस देश के निवासी हैं। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है वो वाकई में बहुत विजनरी एड्रेस किया है। और उन्होंने यही कहा है कि देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को जोड़ती है, सोसाइटी को जोड़ती है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, देखिए, जो हम लोग सबकी लाइफ को टच करती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट हों, चाहे वो एल्डरली हों। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हम लोग सबकी लाइफ को टच करती है किसी न किसी फॉर्म में। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है सोसाइटी को जोड़ती है, एक दूसरे लोगों को जोड़ती है, डाइवर्स लोगों को जोड़ती है। और ये जो नई शिक्षा नीति जो है, ये जो है एक गेम चेंजर है। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उसे ट्रांसफॉर्म करेगा। क्योंकि ये जो है इसका जो हॉलमार्क है वो फ्लेक्सिबिलिटी है इस सिस्टम में। और इसमें जो है लोकल कंसिडरेशंस को भी शामिल किया है, रीजनल कंसिडरेशंस को भी शामिल किया है। और ये जो है इसमें ये भी प्रोविजन है कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको भी इंकरेज किया जाए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, अदर बैकवर्ड कास्ट हों, या और इकोनॉमिकली एजुकेशनली डिप्राइव्ड सेक्शंस हों जो पीछे हैं गवर्नमेंट फिगर्स के हिसाब से, उसका भी प्रोविजन है इसके अंदर। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे वो हायर एजुकेशन स्तर पे हो, वो सब लोगों को जोड़ती है। और आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है। और एएमयू को भी उन्होंने इसी तरह से हाईलाइट किया कि ये मिनी इंडिया है। यहाँ पे जो है हर तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। अब देखिए, एएमयू में जो स्टूडेंट्स हैं वो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के हैं। आपको ताज्जुब होगा कि मणिपुर के भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जी। हमारे पास जो है वो लक्षद्वीप के भी स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट लक्षद्वीप के भी हैं। मणिपुर के जो है 40 स्टूडेंट्स हैं। सभी 800 स्टूडेंट्स आसाम के हैं, 1200 स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेनर्स भी हैं हमारे। तो ये एक मिनी इंडिया है। जब एक लोग तो अब भारत ने क्या एक मैसेज दिया दुनिया को, ये मैसेज दिया कि डाइवर्सिटी में जो है वो लोग रह सकते हैं, हमेशा से नहीं आते, एंशिएंट टाइम से रहे। बिल्कुल, डाइवर्सिटी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ हर्षित एक और चीज़, जब अगर हम देखें पीछे मुड़ के कम से कम 7 दशकों के सफ़र में और 100 साल के एमयू के सफ़र में, आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद में अलग अलग अगर हम जो समाज को देखें उसमें अलग अलग बंदिशें थीं। और ख़ासतौर पर शिक्षा को लेकर ये कहा जाता था कि सहूलियत, मौके या पॉलिसीज उस तरह की नहीं है और इसीलिए इनरोलमेंट से लेकर आगे बढ़ने के मौके कम नज़र आते थे या संख्या कम होती थी। किस तरीके से हमने पॉलिसी लेवल पर बदलाव को देखा है और जो सहूलियत कही जाती है शिक्षा को लेकर अलग अलग समाज वर्गों में, अलग अलग इलाकों में देश के, उसको, उस रीच को मैं कहूँ जब हमने एट पार किया है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से ओवरऑल भारत के विकास में नजर आता है? देखिए,
जहां तक पॉलिसी की बात है, जहां तक प्रोग्राम्स की बात है, तो मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री के आज के उद्बोधन को कोट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया था। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इसमें बालिका शौचालय का भी निर्माण कराया गया था। तो उसके बाद ये डेटा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही दिया कि स्वच्छ विद्यालय अभियान या स्वच्छ भारत अभियान से पहले जो गर्ल्स का, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेट था वो 70% के आसपास था। एंड इट इज रियली वेरी हाई। और उसके बाद जब ये स्वच्छ विद्यालय अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो चलाया गया और बालिका शौचालयों के निर्माण किए गए, जैसा कि अभी जामिया से मैडम कह रही थी कि एक बार अगर आप 12th तक की शिक्षा बालिकाओं को सुनिश्चित करवा दें तो उसके बाद वो नहीं रुकेंगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया है कि वो जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम होते होते 70% से 30% तक आ गया। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतलब वर्तमान सरकार की जो हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारे प्रोग्राम है, वो हमेशा से इस प्रकार से रहे हैं कि कैसे शिक्षा दीक्षा को दुरुस्त किया जाए, मतलब विशेषतः बालिका शिक्षा को कैसे दुरुस्त किया जाए, और जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, कैसे उन सबको लेकर के एक समेकित विकास की ओर शिक्षा को ले जाया जाए। तो इसमें आजादी से लेके, जैसा आप जिस स्टेटस की बात कर रहे हैं, आजादी से लेके अब तक काफी सारा काम भारत की लगभग तमाम सरकारों ने किया है। अगर हम थोड़ा सा इस डेटा पर नजर डालें कि 1951 में जब हम थे तो हमारे देश में सिर्फ 27 विश्वविद्यालय थे, सिर्फ 27 विश्वविद्यालय। आज हमारे देश में 900 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। 1951 में हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो लगभग 18% के आसपास थी। आज हम 75% लिटरेसी रेट को कंटेन कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, जो एक प्रमुख इंडिकेटर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था वो 1951 में 31% के आसपास था, जो कि आज के दिन लगभग 100% से भी ज्यादा है। तो काफी सारा काम अगर हम देखें आजादी के बाद के दशकों में सरकारों ने किया है। वर्तमान सरकार उस काम को बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ा रही है। जैसा कि तारिक साहब ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा हॉलिस्टिक डॉक्यूमेंट है जो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन के पूरे स्पेक्ट्रम में तमाम सारे रिकमेंडेशन करता है और तमाम सारे टारगेट्स भी देता है। वो टारगेट्स ना केवल भारत सरकार के लिए हैं बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी हैं। तो अब हमें ये सुनिश्चित करना है, यहाँ पर जामिया इस्लामिया से मैडम है, यहाँ पर एएमयू से सर हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम टाइम बाउंड मैनर में कैसे इन टारगेट्स को अचीव करें, ताकि एक हॉलिस्टिक मैनर में जितनी भी समाज में सोसाइटीज हैं, जितने भी समाज में लोग हों, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म, जाति के हों, उन सबको हम एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा पाए। शिक्षा से ही सशक्तिकरण है और शिक्षा से ही विकास है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। नजमा जी, अगर हम शिक्षा के जरिए समाज और व्यक्ति की मजबूती के साथ देश को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके नजरिए से क्या कुछ और ऐसे कदम हैं जिनकी जरूरत है, या फिर जिनको ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि अगर हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर चीज को कवर करती है और हर चीज के लिए एक टाइम बाउंड कवरेज भी दिया है इन्होंने कि इस डेट तक ये हो जाए और इस डेट तक ये हो जाए, जो इसे विच मेक्स इट पॉसिबल टू डू इट। तो अगर हम इसको ही कर लें तो काफी है, क्योंकि इसमें हर एक चीज देखी गई है। शिक्षा के लिए की तरफ अट्रैक्ट करना, क्लास बिल्कुल छोटे बच्चों को भी जोड़ दिया है स्कूल से, जो ईसीसी वाला कंसेप्ट लिया है इन्होंने, स्कूल से जोड़ दिया है। और उसके बाद स्कूल को बहुत आसान सी इकाइयों में कर दिया है, 5, 3, 4 इस तरह करके जो, और उसके बाद जो हाई स्कूल और वो जो बस्ते का बोझ था और एग्जामिनेशन का डर था, ये इनको निकालने की कोशिश की गई है इसमें से, जिससे कि बच्चा भागे नहीं। एक्चुअली जो ड्रॉप आउट हो गया ना, वो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बार आ गया उसको लाना मुश्किल है, मगर जब ड्रॉप आउट हुआ तो बहुत वो मुश्किल है, उसके बाद नहीं आएगा वो। तो इसलिए उसको रोक के रखो, रिटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट हियर।
और ऐसे ही यूनिवर्सिटी सिस्टम में खासतौर से अगर लड़कियों के लिए कहा जा रहा है, तो लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी सजेस्ट किए गए हैं, वो आए। मगर आज के ज़माने में कोर्सेज लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रहे हैं। लड़कियां हर एरिया में हैं। तो इसलिए अगर हम अच्छे कोर्स करेंगे, अच्छे कोर्सेज ऑफर करेंगे, नए कोर्सेज जो कि आगे जाके उनको जॉब्स भी दे सकें। कोई बहुत ही रेयरली लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी नॉलेज बढ़ेगी। ज़्यादातर इंडियन जो है वो कुछ कमाने के काबिल हो जाए, कुछ उसकी वैल्यू बढ़ जाए, कुछ उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाए, तो उसके लिए करते हैं। तो अगर हम इसको हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, और जॉब ओरिएंटेड अगर कोर्सेज करती हैं लड़कियां या लड़के, तो जी। दोनों की वैल्यू, ताकि जब निकले वो दे आर जॉब रेडी। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो हमारे पॉलिसी में बहुत अच्छी तरह कहा गया है। हर्षित, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा, क्योंकि जब हम अल्पसंख्यक समुदाय और उसकी शिक्षा और उसके उत्थान की बात करते हैं, चुनौती क्या है इस वक्त बड़ी? जो पहले कहा जाता था कि सामाजिक एक्सेप्टेंस जो है समाज की ओर से नई चीज़ों को लेकर, वो शायद अब उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उससे अलग कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अभी एक बैरियर के तौर पर हैं, उन्हें भी हटाने की ज़रूरत होगी? मुझे लग रहा है कि अब हमारा समाज वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात आप कह रहे हैं उससे आगे बढ़ चुका है। अब समाज के सभी वर्ग ये मानते हैं कि शिक्षा जो है सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम है। जैसा कि मैडम ने बताया कि शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति ये चाहता है कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि वो उसको कुछ जॉब मिले, वो कुछ अर्न करे, उसको नई स्किल्स मिले। तो ये चीज मतलब शिक्षा, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब ये चीज सब लोग जानते हैं। अब इस चीज के लिए किसी को समझाने या बताने की जरूरत एटलीस्ट अब भारत में नहीं है। अब बात इस चीज की है कि सबको एक इक्विटेबल एजुकेशन मिले, सबको सबको शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। हमारा एलिमेंट्री में जीआर 100% के पार है, लेकिन अब सरकार इस पे काम कर रही है। और फिर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कोट कर रहा हूं कि अब हमारा पूरा प्रयास ये है कि ना केवल शिक्षित हों, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में हमारे देश के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हमारे सामने आए। तो मुझे लग रहा है कि अब आप समाज के हर वर्ग में देखें, चाहे वो फर्स्ट स्ट्रेटा हो, सेकंड स्ट्रेटा हो या लास्ट स्ट्रेटा हो, ये सभी पेरेंट्स, ये सारे अभिभावक जानते हैं और मानते हैं कि शिक्षा ही विकास है, शिक्षा उनके बच्चों के लिए आवश्यक है। मैं कल ही एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड, ऐसी खबरें आप सब बहुत पढ़ते रहते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गया। तो वो उसके जो पिताजी हैं वो चौकीदार हैं, वो किसी फैक्ट्री में बाहर वो ब्लू ड्रेस पहन के चौकीदारी करते हैं, और उनका जो बेटा है वो आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब सरकारों को, फिलैंथ्रोपी इंस्टीट्यूशन को, एनजीओस को, सिविल सोसाइटी को ये प्रयास करना है कि हम सारे प्रयत्न करके अपने देश के युवाओं को, अपने देश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। और जैसा कि फिर मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम जॉब सीकर्स ना बने, हम जॉब प्रोवाइडर्स बने। हमें अपने बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, उनमें स्किल डेवलपमेंट को करना है, उनमें वोकेशनलाइजेशन को पोषित करना है, ताकि जो है देश का होलिस्टिक डेवलपमेंट सुनिश्चित हो। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।